नमस्कार बच्चों, जहराज क्लासेस हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जूझ पाठ का दूसरा भाग देखेंगे, दूसरा और अंतिम भाग। बच्चों, पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह से आनंद यादव ने अपनी पूरी जो बचपन का वक्त है, जो ग्रामीण जीवन कैसे उन्होंने गुजारा और कितनी मुश्किलों से उन्होंने अपने दादा को राज़ी किया अपने स्कूल जाने के लिए। तो उसका पूरा एक विवरण जो है उस भाग में हमने देखा। और इस भाग में अब हम देखते हैं कि जब लेखक जो है अपनी पाठशाला जाता है तो वहाँ पे उसे किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है और वो क्या उन मुसीबतों को या उन परेशानियों को से उभर पाते हैं या उससे घबरा जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस भाग में देखेंगे। तो चलते हैं बच्चों। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के साथी सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं उन्हें जिन्हें कम अक्ल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतज़ार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। तो यहाँ पर बच्चों लेखक कहते हैं कि जब उन्हें इजाज़त मिली अपने दादा से स्कूल जाने के लिए और ये 1 साल का इनका वक्त निकल गया था, ये स्कूल नहीं गए थे। और जब ये स्कूल गए, जब अपनी पाठशाला पहुँचे तो वहाँ पे जो रजिस्टर था, जो अटेंडेंस रजिस्टर था, वो कक्षा 5वीं के हाजिरी रजिस्टर यानी अटेंडेंस रजिस्टर पे 5वीं नापास की एक रिमार्क उसके ऊपर लिखा हुआ था इनके नाम के आगे। यानी कि इन्होंने 5वीं कक्षा अभी पास नहीं की है, लिहाजा इनको उसी कक्षा में बैठना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि ये जब उसी नापास वाली टिप्पणी या नापास वाले रिमार्क की वजह से इन्हें उसी कक्षा में रहना पड़ा, लेकिन इनके साथ के जितने बच्चे थे वो अगली कक्षा में जो है प्रमोट हो गए, अगली कक्षा में वो चले गए। तो यहाँ पर जब ये अपने पाठशाला में आते हैं और जब वो अपने क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कोई भी बच्चा जो है उनकी पहचान का नहीं था, सिर्फ 2 लड़कों को छोड़ के। और ये जो 2 लड़के थे ये इन्हीं के कहीं घर के आसपास गली के बच्चे थे। और जो इनके साथ के जो इनके सहपाठी थे, जो इनके दोस्त मित्र थे, जिनसे इनका बहुत परिचय था, वो लड़के जो थे, क्योंकि इन्होंने 5वीं की परीक्षा नहीं दी थी तो नापास थे, तो वो बच्चे जो हैं आगे चले गए थे। तो इसलिए इस कक्षा में उनके उम्र का कोई भी बच्चा नहीं था सिवाय 2 को छोड़ के। और क्योंकि इनके जूनियर्स जो थे वो इनके साथ थे, तो इसीलिए जूनियर्स को अक्सर करके हम अपने से कम आंकते हैं या हम अपने से उम्र में कम समझते हैं, अकल में कम समझते हैं। तो उसी तरह से लेखक ने भी उन बच्चों को अपने से कम उम्र का समझा और अपने से कम अक्ल का समझते थे। लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्हीं के पास बैठना पड़ा उन्हें। और जब ये चीज़ जब वो पाठशाला में घुसे, पहले तो बहुत एक्टिव होके आए, बहुत खुश होकर वो पाठशाला की तरफ आए कि भाई मुझे बड़े दिनों के बाद पढ़ने का मौका मिल रहा है। इतने जद्दोजहद के बाद मैं दोबारा से मैंने स्कूल का मुंह देखा है, पाठशाला का मुंह देखा है। लेकिन जब यहाँ पर आके उन्होंने इस स्थिति को देखा, इसका जायज़ा लिया कि उनके अपने साथ के कोई भी बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, तो उनका मन जो है वो खट्टा हो गया, यानी वो थोड़ा सा जो है इससे खुश नहीं हुए। और जो है जब कोई पहचान का नहीं मिला उस क्लास में, किससे बात करें, तो देखा कि एक अलग सा एक टेबल, एक बेंच पड़ा हुआ था जिस पे ये जिसके कोने में जाके वो बैठ गए।
अब क्योंकि इतने दिन के बाद स्कूल आए थे तो मास्टर कौन है, फिर कौन सी किताबें चलेंगी, किस तरह की कॉपियाँ हैं, कुछ उन्हें पता नहीं था। जो कुछ पुराना उनके पास पड़ा था वो अपने बैग में थैले में भर कर वो लेके चले आए। लेकिन क्योंकि बेंच का एक कोना का हिस्सा मिला था बैठने का, तो वो अपने बैग को या अपने थैले को अपने पास पोटली की तरह संभाल कर वो वहाँ पे बैठे हुए थे। बिल्कुल उस तरह लग रहा था जैसे कोई बस अड्डे पे कोई बच्चा जो है अपना सामान अपनी पोटली को दबा के बैठा होता है और किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह से इनको भी ऐसे ही इन्होंने भी ऐसे ही एक जगह घेर ली और वहाँ पर वो अपने सामान को, अपने बस्ते को लेके उस तरह से वो बैठ गए। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालू गाड़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देखे देखे तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं ये सोच कर हुआसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रख कर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। तो अब ये पहले दिन का नज़ारा था। जैसे ही वो बैठे तो बैठने की जगह नहीं, परिचित चेहरे नहीं, किताबें कैसी हैं, कौन मास्टर है इसका आता पता नहीं, फिर भी बैठ गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक जो उस क्लास का सबसे शरारती बच्चा था, जो शरारती चौहान के लड़के के सामने आकर खिल्ली उड़ाने लगा। ठीक है, तो वो एक शरारती बच्चे ने इनका गमछा छीना और वो उस क्लास का सबसे शरारती बच्चा था। उसने कुछ टीका टिप्पणी इनके साथ की कि क्या तुम नए मेहमान हो, इस कक्षा में कैसे आ गए, तुम गलती से आ गए, क्योंकि ये तो परिचित चेहरा था नहीं इनका। और उसकी लेखक की जो है खिल्ली उड़ाने लगा, यानी मजाक उड़ाने लगा, उसको छेड़ने लगा। और इस तरह से छेड़ते छेड़ते जो है वो जो है उसका गमछा जो है छीन लिया उसने और छीन कर जो है उसके साथ वो खेलने लगा। तब लेखक का अपने ऊपर भी ध्यान गया कि उसके जो कपड़े थे वो भी बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत अजीब से कपड़े वो पहन कर आया था, क्योंकि जिस बालू गाड़ी में वो बैठ कर आया था उसके कुछ मिट्टी के दाग या लगने से वो मटमैला उसका कपड़ा लगने लगा था। इसलिए शायद उस बच्चे ने उसको चिढ़ाने लगा और वो चिढ़ाते चिढ़ाते उसका गमछा उसने छीना। गमछे को छीन के उसने कभी उसको अपने सर पे लगाया और खींचातानी होने लगी। लेकिन इसके बाद सिर में लपेटने के बाद उसने उसी गमछे को निकाल कर मास्टर की नकल करी और उसको उतार कर जो है टेबल पर ले जाके रख दिया। इतने में जो है मास्टर जी जो हैं वो उस कक्षा में दाखिल हुए और वो गुंडे नुमा लड़का जो था वो फटाक से वो अपनी जगह पे जाके बैठ गया और गमछा जो है लेखक का वो टेबल पर ही रह गया। तो ये सारी जो घटनाक्रम लेखक के साथ वो पहले दिन हुई, तो वो ये घटनाक्रम को देखते हुए लेखक की जो धड़कनें थीं वो बढ़ गई, वो बहुत टेंशन में हो गया और जो है परेशानी से वो बहुत ज़्यादा घिर गया कि बाप रे, ये पहले दिन ही इस तरह की हरकत मेरे साथ होगी, पता नहीं आगे कैसा होगा। क्योंकि उसने अपने दिलो दिमाग में पाठशाला जो पहले वो आता था, तो वो उस पाठशाला का, उस कक्षा का, उन बच्चों का उनके दिमाग में पूरा स्मरण था। लेकिन जब वो इस समय जब वो आए पाठशाला में, तो यहाँ पर उन्होंने एक दूसरा ही रूप देखा और नए चेहरों को ही देखा। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए।
मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने। तो जब मास्टर जी जब कक्षा में आए तो मास्टर जी का नाम था रणनवरे मास्टर, और ये मास्टर जी जो उनके टीचर आए, तो जैसे ही वो कमरे में आए, कक्षा में आए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके टेबल पर एक गंदा सा मटमैला सा एक कपड़ा का गमछा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने पूछ दिया कि भाई ये किसका गमछा है। तो इस पर लेखक ने कहा कि मास्टर जी ये मेरा है। तब मास्टर ने तो लेखक को पहली बार दफ़ा देखा था, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो। तब ये अपना इंट्रोडक्शन देते हुए, अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि भाई मेरा नाम जकाते है और मैं पिछले साल फेल हो गया था, तो इसी कक्षा में मैं दोबारा बैठा हूँ। तब मास्टर जी के कहने पे कि भाई ये गमछा क्यों यहाँ पड़ा है, क्यों फेंक दिया तुमने ये गमछा यहाँ पर, पागल हो क्या, मूर्ख हो क्या। तब इस पे लेखक कहते हैं कि भाई ये मेरा काम नहीं है, ये उस लड़के का काम है। तब मास्टर जानते थे उस बच्चे को, तो उसके नाम लेते हुए कहते हैं कि चौहान जो है ये हमेशा उठापटक जो है करता रहता है, चौहान का बच्चा उठापटक हमेशा करता है, यानी पूरी क्लास को ये डिस्टर्ब करता है। और ये कहते हुए वो चले गए लड़के की ओर। थोड़ी देर के बाद जो है मास्टर जी ने लेखक से उनके बारे में और भी कुछ जानकारी ली, और फिर वो वामन पंडित की कविता जो है वो पढ़ाने लगे, जो उनके कोर्स में थी, उस कविता को वो पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसे ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निबाह होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ पर पहले दिन का इनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। पहले तो पीरियड स्टार्ट होते ही इनका गमछा छीना झपटी हो गया, और फिर इनका खिल्ली मजाक उड़ने लगा। मास्टर जी ने भी आके 2-4 बातें सुनाई। उसके बाद बीच की छुट्टी यानी इंटरवल के समय क्या हुआ कि उसी लड़के ने जो है लेखक की धोती खींचने की कोशिश करी, तो लेखक ने अपने आप को उसकी छेड़खानी से बचाने के लिए वो पूरे समय जो है वो दीवार को टेक कर बैठ गया। छुट्टी होने तक वो उसी बेंच पे बैठा रहा, दीवार को लग के, लेकिन वो वहाँ से उठा नहीं। तो यहाँ पर जिस तरह से एक कौवे के बच्चे को खुले में जब रख दें और कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, तो उसी तरह से इस बच्चे को भी यानी लेखक को भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनके ऊपर बिल्कुल हावी थे और उनको परेशान कर रहे थे। और कभी गमछा खींचना, कभी धोती खींचना, कभी हंसी ठिठोली करना, कभी मजाक उड़ाना, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो बिल्कुल लेखक को ऐसा लग रहा था कि उनकी भी चोंच मार मार कर उनकी हालत पस्त की जा रही है, उन्हें घायल किया जा रहा है। और घर जाते के समय भी जब छुट्टी हो गई, स्कूल ख़त्म हो गया, तो घर जाने के समय भी बच्चे जो हैं उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे, कभी धोती खींच रहे थे, कभी गमछा खींच रहे थे। तो इस तरह की बातें वो घर जाते समय सोच रहे थे कि भाई ये कैसी पाठशाला है, मैं तो पढ़ने के लिए यहाँ आया था, इतनी जद्दोजहद करके मैंने इस पाठशाला में दोबारा आने का मैंने अपना मन बनाया और इजाज़त ली, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ भी नहीं रहा जैसे पहले था। इसमें भी जो 2 पुराने चेहरे जो मेरे अपने कक्षा के 2 लड़के हैं जो गली के हैं, वो भी जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं है या बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चे नहीं हैं, बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, तो उनसे भी इन्हें कोई भी मदद की उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पर उनके दिमाग में फिर से एक सोच आती है कि भाई ये जो डिसीजन लिया है स्कूल दोबारा आने का, ये कहीं मेरा डिसीजन तो गलत नहीं हो गया, या फिर कहीं इससे अच्छा तो मेरी खेत ही था। भाई खेत में तो कोई इस तरह की हरकत नहीं होती, चुपचाप अपना काम करो और काम करते रहो। यहाँ पे तो पहले ही दिन इस तरह की गत बन गई। तो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते जो है उनका मन बहुत उदास हो जाता है। वो सोचते हैं कि जब वो 4वीं कक्षा से 5वीं में जब आए थे, तब उनके सारे हम उम्र बच्चे ही उस क्लास में थे और उस कक्षा में सब साथी थे,
और तब उस वक्त का जो पाठशाला का जो माहौल था वो बहुत अलग था। लेकिन अब जब वो 1 साल के बाद अपने उसी पाठशाला में आए तो रूप बदला हुआ है, बच्चों के चेहरे बदले हुए हैं, बच्चे बदले हुए हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ें देख के एकदम पराया सा माहौल दिखने लगा और उन्हें लगा कि वहाँ उनका अपना कोई भी नहीं है। लेकिन बच्चों देखो, यहाँ वो हिम्मत नहीं हारे। देखो जूझ जो है इस पाठ में लेखक ने हमें जो है उनके अपने एक व्यक्तिगत जो संघर्ष है वो उन्होंने बताया, और किस तरह से उस संघर्ष से वो जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, घबरा भी रहे थे और हिम्मत भी खुद को बंधा रहे थे। तो वो सारी समस्याओं का जिक्र उन्होंने किया है और किस तरह से उन्होंने इस समस्याओं से जो है अपने आप को जो है अलग किया और उससे भागने की बजाय उन्होंने इन सारी समस्याओं का, परेशानियों का मुकाबला भी किया बच्चों। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कहीं ना कहीं कि जो संघर्ष होते हैं जीवन में वो हर एक उम्र के हिसाब से उसके माशरे के हिसाब से उसे संघर्ष करना होता है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें संघर्ष नहीं करना होता, स्कूल के बच्चे होते हैं तो उन्हें संघर्ष करना नहीं होता। तो वो संघर्ष जो स्कूली बच्चों का और स्पेशली वो एक ग्रामीण जीवन का था, जहाँ की हर तरह का काम करने के बाद स्कूल में जाने का मौका मिलता था बच्चों को, तो वो सारे संघर्षों का यहाँ पर उल्लेख किया है राइटर ने। तो अब ये सारी चीज़ें जब हो गई तो मन तो उदास हो गया था, लेकिन फिर दूसरे दिन एक आस की किरण जगी, उमंग जगी, फिर से वो एक्साइटेड थे कि आज फिर स्कूल जाना है। तो सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, क्योंकि पहले दिन था, मटमैले कपड़े पहन के गए थे, गमछा लपेट कर गए थे, तो वो भी एक स्कूल के हिसाब से वेशभूषा नहीं थी। तो उन्होंने अपनी माँ से जो है नई टोपी मंगवाई और एक जो चड्डी, निक्कर जिसको कहते हैं, जो घुटनों से नीचे तक की होती है, उस निक्कर को जो नाड़े से बांधी होती है वो निक्कर जो है वो पहन के, और मैल खाऊ रंग यानी थोड़ा सा डार्क कलर जो है उस कलर की जो है नाड़े वाली चड्डी उन्होंने पहनी। और उसके बाद उन्होंने अपने पाठशाला जाने का क्रम जारी रखा। तो धोती पहनकर वो खेत पर जाते काम करने के लिए और ये निकर पहनकर जो है वो पाठशाला जाते पढ़ाई करने के लिए। तो ये रोज का क्रम जब चलने लगा तो धीरे धीरे इनका भी बच्चों के साथ तालमेल बढ़ा, दोस्ती बढ़ी, परिचय बढ़ा। तो माहौल पहले दिन से लेके अब इधर जो है कुछ बदला सा उन्हें लगने लगा। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उद्यम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उससे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। तो यहाँ पर एक दूसरे मास्टर आए जिनका नाम मंत्री नाम के मास्टर थे और ये गणित के मास्टर थे और ये इनके क्लास टीचर थे। कक्षा अध्यापक यानी इनके क्लास टीचर के रूप में आए। और इनकी खासियत ये थी कि ये बच्चों को पनिशमेंट करने के लिए छड़ी का उपयोग नहीं करते थे और ये सीधे गर्दन पकड़ के बच्चों को एक घूंसा मारते थे पीठ में। वो इतना ज़बरदस्त होता था कि बच्चा वहीं चीख पड़ता था, हुक भरने लगता था, मतलब वो चीख पड़ता था बच्चा वहीं पर। और इससे क्या होता था, बच्चों में जो है एक डर बैठ गया था, दहशत हो गई। तो जो शरारती बच्चे थे उनकी कक्षा में, उनकी क्लास में बिल्कुल शरारत नहीं करते थे, उद्यम नहीं करते थे। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को बहुत अच्छा लगता था ये इस क्लास में। क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ते थे और वो किसी तरह का अच्छा कार्य करते थे तो उन्हें अप्रिशिएशन यानी शाबाशी भी मिलती थी। और मास्टर जी यूँ तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अपने क्लास के डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन को बनाने के लिए वो पनिशमेंट जो थी उनकी बहुत अलग तरीके की थी। तो जो बच्चों को गणित के सवाल नहीं समझ में आते थे तो वो उन्हें सवाल अच्छे से अपने पास बुला के समझा देते थे, या जो बच्चे कभी गलती कर देते थे तो उन्हें उस पर पिटाई भी कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
उस क्लास में होती थी, और जब से ये क्लास टीचर बने थे उस क्लास के उद्यमी बच्चे जो हैं वो उद्यम करना भूल गए थे। और इस तरह से क्या हुआ कि जो बच्चे जो उद्यम करने वाले थे वो उस कक्षा में जब भी मास्टर जी आते उनके क्लास में इनके पसीने छूटते, यानी कि ये डरे से रहते, उनके सामने उन्हें डर लगता। और यही सारा जब माहौल बना तो लड़के जो हैं, चाहे वो शरारती हों चाहे वो पढ़ने वाले हों, सारे बच्चे जो हैं वो घर से पढ़ाई करके आने लगे। क्यों? क्योंकि उनको मास्टर जी के घूंसों से डर लगता था। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे, स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे एक अच्छा मॉनिटर बना दिया था, हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। तो यहाँ पर एक बच्चा था जो बड़ा स्टूडियस था, क्यों बच्चों हर क्लास में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं जो पढ़ते भी हैं, शरारत भी करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उसमें से एक ही दो ऐसे बच्चे होते हैं जो खास एकदम, जिनको आप कहते हैं स्टूडियस बच्चे हैं, बड़े पढ़ाकू बच्चे हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं। तो उनमें से एक बच्चा था वसंत पाटिल, जो कि मैथ का जो था बहुत अच्छा मैथ लगाता था और हमेशा वो सवाल हल कर लेता था, और हर तरह के सवालों को या होमवर्क को वो घर से करके आता था। तो वो, लेकिन वो लड़का जो था वो शरीर से बहुत दुबला पतला था, एक कमज़ोर सा बालक था, लेकिन वो दिमाग से बहुत होशियार था। सवाल भी सारे वो लगा लेता था, और उद्यमी भी नहीं था, स्वभाव का भी शांत था, हमेशा पढ़ाई लिखाई में वो लगा रहता था। तो ये इस ऐसे बच्चों को टीचर्स जो है प्रीफर करते हैं वो कि भाई आप जो है बाकी बच्चों का भी देख लो वर्क कैसा है। और ये सारे क्रम में उसे क्लास का जो है मॉनिटर बना दिया गया, और ये बच्चा इतना पढ़ने वाला था कि बाकी सारे बच्चे भी उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे या उसको सम्मान देते थे, और वो हमेशा मास्टर जी के ही करीब में आके बैठता था, यानी मास्टर जी के बेंच के पास ही, उस टेबल के पास ही उसका बेंच होता था। तो इस तरह से पढ़ने वाले बच्चों का अपना ही एक रुबाब, अपना ही एक रुतबा होता है क्लास में। तो इस क्लास में भी बसंत पाटिल नाम का ये बच्चा था, और आगे लेखक ने इसी बच्चे के तौर तरीकों को अपनाने की भी कोशिश करी। मुझे ये लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा में मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर ये जब लड़के को जब देखते थे लेखक, तो उन्हें ऐसा लगता था कि बसंत जो है उनसे उम्र में तो बहुत छोटा लगता है। क्यों? और वाकई छोटा था। क्यों? क्योंकि लेखक तो 1 साल पीछे हो गए थे। तो उनको ऐसा लगा कि भाई मैं 1 साल पिछड़ तो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनसे सीनियर हूँ उम्र में भी और ओहदे कक्षा में भी, भले ही मैं पास नहीं कर पाया तो क्या। तो इस लिहाज से जो है लेखक को ये लगता था कि उस कक्षा का मॉनिटर लेखक को होना चाहिए था, टीचरों को उन्हें मॉनिटर बनाना चाहिए था। लेकिन फिर बाद में उनको ये लगा कि ये सब झमेलों में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही महीने थे, और ये 2 महीने में उन्हें क्लास, अपनी 5वीं क्लास को पास करके अगली क्लास की तरफ जाना था। तो अगर कक्षा में वो इस तरह की बातें करेंगे या इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और पढ़ाई से दूरी बना लेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं उन्हें उनके जो टारगेट है, जो एम था अपने क्लास को 2 महीने में पास करने का, वो कहीं रह जाता, और ये उस वक्त के लिए ये उचित नहीं था या मुनासिब नहीं था। तो ये सारी बातें वो सोचते रहे लेखक, और अपने आप को बेहतरी की तरफ जो है वो ले जाने लगे। देखो बच्चों, इनके लिए कितना महत्वपूर्ण था क्लास को पास करना। एक तो इनके घर से इनको आज़ादी नहीं थी, दूसरा ये कि इतनी मेहनत करके उसी खेत खलियान में इन्हें जाना था। तो इनके लिए विकल्प कुछ नहीं था, बस ये चाहते थे कि किसी तरह वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें और आगे आगे वो बढ़ते जाएं। तो बच्चों, हमें अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए कि हमारे पास कम से कम वो सारे संसाधन, वो सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे माता पिता ने हमें मुहैया कराए हैं, और हम बहुत आराम से बैठ के अपने
पढ़ाई को करके या अपने टारगेट तक हम पहुंच सकते हैं। बस केवल हमको अपने मन में अपने दिलो दिमाग को संकल्पित करने की ज़रूरत है और अपने आप को फोकस्ड करने की ज़रूरत है। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगा। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। तो यहाँ पर लेखक ने अपने आप को फोकस किया, अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया पढ़ाई की तरफ, और जिस तरह से वसंत पाटिल करता था पढ़ाई, उसी तरह से उन्होंने भी एपिंग करना शुरू कर दिया। वसंत पाटिल की तरह ही अपने आप को भी उन्होंने पढ़ाई में ढाल लिया। किताबों को कवर चढ़ा लिया, न्यूज़पेपर का कवर चढ़ाकर जब भी खाली वक्त मिलता उस वक्त में पढ़ने बैठते। हमेशा वो पढ़ने ही बैठते और अपने बैग को हमेशा व्यवस्थित रखना और समय से पढ़ना और समय को बर्बाद न करना, केवल पढ़ाई में लगाना। तो इस तरह से उन्होंने उस बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे से उन्होंने इब्रत ली और उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू किया। और जिसकी वजह से क्या हुआ फ़ायदा ये हुआ कि उनका फोकस बन गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया और गणित जो उनको बहुत टफ लगती थी अब आसान लगने लगी। नेचुरल है, जिस चीज़ से आप भागते हैं, जो चीज़ आपको बहुत मुश्किल लगती है, अगर आप उसी पर हावी हो जाएं तो वो चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। उसी तरह से इनकी भी गणित जो थी वो सुधर गई और सारे सवाल इनके सही लगने लगे। अब कक्षा में क्या होने लगा बच्चों कि वसंत एक तरफ बच्चों की कॉपी चेक करता तो दूसरी तरफ लेखक कॉपी चेक करते। तो इस तरह से उन्होंने लेखक ने अपना एक मकाम हासिल कर लिया और टीचरों के बीच में भी उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा रेपुटेशन बना लिया, जिससे कि जो मास्टर थे उन्हें उनके नाम को थोड़ा सा और बिगाड़ के कहना, जैसे आप किसी से बहुत लगाव रखते हैं तो उसके नाम को थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा तरीके से आप बोलते हैं। तो इसमें भी आनंद का आनंदा कहने लगे, जिसमें एक उनको अपनायत महसूस होने लगी, अपनापन महसूस होने लगा। और ये जो सारी चीज़ें हो रही थी उनके साथ क्लास में, स्कूल में, तो इसकी वजह से अब इनको ऐसा लगता था कि पाठशाला में इनका जो विश्वास था वो बढ़ने लगा। पहले दिन जो था, दूसरे दिन जो था एक्सपीरियंस, वो उसकी वजह से इनका मन खट्टा हुआ था। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, वाकई वो कुछ यहाँ से करके निकलेंगे और उनका विश्वास बढ़ने लगा पाठशाला में। तो बच्चे ये उन्होंने अपने संघर्षों को बताया, आगे भी उनका कुछ संघर्ष है। देखिए, वो हार नहीं माने, वो बैक नहीं हुए और उन्होंने अपने आप को संकल्पित करके जिस मकसद से वो जुड़े थे पाठशाला में दोबारा, वो मकसद को उन्होंने हासिल करना शुरू किया। सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थीं। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। इसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, बोरकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे, याद आ गई तो वे अपनी भी एकाध सुना देते थे। तो यहाँ पर जो एक और मास्टर इनकी क्लास में पढ़ाने आते थे, जिनका नाम था सौंदलगेकर, और ये मराठी के मास्टर थे, मराठी के टीचर थे, मराठी लैंग्वेज। और यहाँ पर वो बहुत अच्छी कविताएं और कविताओं को बहुत अच्छे ढंग से वो पढ़ाते थे। सुर, लय, ताल के साथ, सुरीले गले के साथ, छंदों को बहुत अच्छे से, स्टैंजास को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाते थे कि बच्चे उसी में रम जाते थे।
नई पुरानी हर तरह की मराठी कविताएं या अंग्रेज़ी की कविताएं उन्हें बहुत ज़्यादा याद थी। कंठस्थ यानी बाई हार्ट होना, याद होना, जिसको बिना देखे ही वो पढ़ जाते थे। और वो इतने अच्छी तरह से वो कविताओं को पढ़ते थे कि बिल्कुल ऐसा लगता था गा के सुना रहे उन्हें। और गाते गाते क्या होता था कि वो उसमें अभिनय भी करने लगते थे, यानी वो एक्टिंग भी करने लगते थे। जिस तरह की वो कविता होती थी उस तरह से अपने आँखों के हाव भाव, अपने हाथों का उंगलियों का नचाना, आँखों की पुतलियों को नचाना, या अपने चेहरे पर वो उस तरह के भाव ले आना। तो ये सारी चीज़ें अभिनय का ही एक पार्ट है। तो वो कविताएं कहते कहते उस कविता के भाव को अभिनय के माध्यम से भी व्यक्त करते थे, और बच्चे उसे बहुत अच्छे से ग्रहण भी करते थे, और वो टीचर कराते भी थे। तो यहाँ पर वो खुद भी एक बहुत ही अच्छे कवि थे, वो खुद भी कविता करते थे मास्टर जी, और बहुत सारे कवियों के बारे में जानते थे। और उन कवियों के साथ कभी उनकी मुलाकात हुई रही हो तो उस मुलाकात का वो कभी उसको संस्मरण यानी उसको उनकी मेमोरीज़ को सुनाते थे कि किस तरह से उनके साथ मुलाकात हुई। तो ये सारी चीज़ें लेखक जो थे वो धीरे धीरे अपने अंदर इम्बाइब कर रहे थे, इसको ग्रहण कर रहे थे कि गणित को उन्होंने सीखा, वसंत से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसी तरह से मास्टर जी जो सौंदलगेकर मास्टर हैं, उनसे उन्होंने कविताओं को कैसे कहना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो भाव भंगिमा, वो सारी चीज़ें इन्होंने इन मास्टर जी से सीखी। कभी कभी मास्टर जी जो अपनी लिखी हुई कविता होती थी उसे भी सुना देते थे। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति, गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियां पानी से कब की भर गई हैं, इसका भान ही नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। तो मास्टर जी को वो इतने कंसंट्रेशन से सुनते थे कि वो उनको ऐसा लगता था कि जितनी भी उनके शरीर की शक्ति है या जितनी भी इंद्रियां हैं, जितने भी सेंसेस हैं, सबको 2 सेंसेस में लाके वो कंसंट्रेट करते थे। और आँखों और कानों से वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेट होके वो मास्टर जी के हाव भाव को अपने अंदर लेते रहते थे। ध्वनि, गति और किस तरह से वो कविताओं को कहते हैं, क्या अभिनय करते हैं, वो सारी चीज़ें वो सीखते रहे। और जब वो शाम के वक्त अपने खेत में आते और खेत में आने के बाद पानी लगाते, खेत का काम करते, तो वो उन कविताओं को उस तरह से गाते, उन कविताओं को उस तरह से पढ़ते, उस तरह से अभिनय करके करते जैसे मास्टर जी क्लास में करते होते। और फिर यहीं पर उन्होंने सीखा कि मास्टर जिस तरह से कविताएं पढ़ते हैं उस तरह से हम दूसरी और भी कई कविताओं को पढ़ सकते हैं, उनको अपनी तरह से कह सकते हैं। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुईं। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए। अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरीते पांडरी गाया धरणी वरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठा कर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करनी जाती नामक छंद में था। तो यहाँ पर कविताएं जो थी वो ये कविता कहने और सुनने की जो कला थी उससे लेखक को दो तरह के फ़ायदे हुए या 2 शक्तियाँ प्राप्त हुई। कहने का अर्थ ये है कि लेखक जो थे अब अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते थे। यानी जब वो खेत में काम करते थे तो पहले उन्हें लगता था कि इतना लंबा समय खेत में गुजारना है, कोई साथ हो तो जल्दी समय कट जाए, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं लगता।
वो अब अपने अकेलेपन से बिल्कुल नहीं घबराते थे। क्यों? क्योंकि अब उनके पास अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये एक बहुत अच्छी कला हाथ लगी थी, और वो गाते थे, कविताओं को पढ़ते थे, और उसमें वो अभिनय करते थे, कभी कभी नाचने भी लगते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले रहेंगे तो और खुल के कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अकेलेपन से अब डर नहीं लगता था, अकेलेपन से अब उन्हें ऊब नहीं होती थी। और फिर उसके अलावा उन्होंने एक ये भी चीज़ सीखी कि कविताएं जो थी वो खुद अपने भी धुन पर, अपनी चाल पर भी बनाई जा सकती हैं। तो उन्होंने एक कविता, आनंद तकाणी करके एक कविता थी, जिसका इस तरह से पहली पंक्ति को यहाँ पे दिया गया कि चांद रात पसरीते पांढरी गाया धरणीवर। तो ये एक मराठी कविता है जिसकी पहली पंक्ति को उन्होंने एक किसी सिनेमा के किसी एक गीत पर की तर्ज पर उन्होंने धुन बनाई थी। तो इससे उनको ये भी चीज़ें करना उन्होंने सीख लिया था। तो ये कविताओं से या मास्टर जी से उन्होंने इस तरह की बहुत सारी शक्तियाँ भी प्राप्त कर ली थी। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्हें 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए। तो अब इनके अंदर जो कला थी वो भी अब निखरने लगी, उभरने लगी। उन्हें लगा कि उनके पास भी कुछ और कलाएं हैं, मेरे पास और भी छिपी हुई जो कलाएं हैं वो बाहर आ रही हैं। क्योंकि वो बहुत अच्छा अभिनय के साथ उन्होंने गाना शुरू कर दिया, और कविता पढ़ते वक्त चेहरे पर जो भाव आते थे वो भाव को उन्होंने अपने ऊपर पैदा करना शुरू कर दिया। तो ये सारे जो उनके प्रयत्न थे, एफर्ट्स थे, वो सारी चीज़ें जो हैं उनके मास्टर जो हैं उनके सीनियर बच्चों के सामने करने को कहते। और कई बार इन्होंने एक समारोह में भी अपना इस तरह का अभिनय दिखाया था। तो इससे उनको ये लगा कि नहीं, उनके अंदर कुछ और छुपी हुई कलाएं हैं जो वो अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंदल केकर मास्टर कवि थे, इसलिए विश्वास हुआ। बच्चों, ये बच्चा जब बच्चे के रूप में थे, जब बच्चे थे लेखक, तो उनको ऐसा लगता था कि कवि कोई एक बहुत अलग सा कोई एक जीव होता है। लेकिन जब वो अपने मास्टर से, जब उनकी भेंट हुई, जब मुलाकात हुई मास्टर से, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें सीखी। और मास्टर जी खुद भी कविताएं करते थे। उनके पास बहुत सारे कलेक्शंस थे, कविताओं के, पोएम्स के कलेक्शंस थे, और उन कवियों के बारे में उनके चित्रण था, उनके कैरेक्टर स्केच थे। तो वो सारी चीज़ें जो थी, उससे लेखक को ये लगने लगा कि भाई ये कवि लोग भी इंसान ही होते हैं, कोई नई प्रजाति नहीं होती या कोई अलग के जीव जंतु नहीं होते। और ये विश्वास उनको तब बैठा जब उन्होंने अपने मास्टर जी को अपने सामने बिल्कुल देखा और उनको कविता कहते हुए सुना, और उनको कविता, उनकी जो कविता कहने की जो शैली है, जब उसको उन्होंने सीखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि भाई ये हमारी तरह आम आदमी है। इसलिए ये विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का क्रोध लोक का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता है। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें ज़ोर से गुनगुनाने भी लगता था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खास खीसे में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के टुकड़े, छोटे टुकड़े से भैंस के पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, या फिर पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। जब कंठस्थ हो जाती तो पहुँच देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। तो यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि अब धीरे धीरे जो है उन्होंने देखा कि मास्टर जी जो हैं वो उनके घर के पास एक बेल है, उस पर वो कविता लिखते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि ये बेल भी उनकी पहचानी हुई है और मास्टर जी की कविता भी उन्होंने देखी है।
तो कहीं ना कहीं वो उनको ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ों के आसपास थी जिनके ऊपर वो खुद भी कविता लिख सकते थे। और ये ऐसा नहीं है, वो तुकबंदी के जरिए वो कविताओं को उन्होंने लिखना, तुकबंदी के माध्यम से उन्होंने कविताओं को लिखना शुरू किया। और कभी वो गुनगुना के लिखते, कभी वो हमेशा इसलिए वो अपने कमीज़ के जेब में जो है वो कागज़ और पेंसिल रखते। अगर कभी बाई चांस उन्हें कोई एक छंद, कोई एक कविता, कोई एक तुकबंदी उनके दिमाग में बनती नज़र आती थी और उनके पास कागज़ कलम नहीं होता था, तो वो किसी लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिखते और उसे याद करते, या फिर किसी पत्थर पे वो लिखते, कंकड़ से लिखते। और ये याद तब तक करते रहते जब तक कि उन्हें याद नहीं हो जाता। उसके बाद जब याद हो जाता तो वो सारी चीज़ों को वो मिटा देते, पोंछ देते। और कोई एक रविवार के दिन वो ये कविता जाकर मास्टर जी को दिखाते और सुनाते भी। बहुत बार वो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते, और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते, कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों ज़रूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सेंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये इतनी सारी इनके अंदर कलाएं थीं और स्पेशली कविता लिखना इन्होंने सीखा। और जब कविता इनकी एक पूरी हो जाती थी तो वो उनको इतना मतलब कंट्रोल नहीं होता था कि वो सुबह का इंतज़ार करें, वो रात में ही अपने मास्टर जी के यहाँ पहुँच जाते कविता दिखाने के लिए। ऐसा होता है बच्चों, जब हम कुछ अपने से कुछ चीज़ को गढ़ते हैं या कुछ चीज़ हम बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी चीज़ों को, हमारी कलाकृतियों को देखकर लोग सराहें, उसे देखें, उसे बताएं कि उसमें क्या है, कैसा है। तो वो शाबाशी सुनने के लिए, लेने के लिए वो जाते थे। और कभी कभी क्या होता था कि मास्टर जी से एक बैठक होने लगती और उसमें वो पूरी बातें बताते लेखक को कि कैसे कविताएं की जाती हैं, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा में किस तरह का संस्कृत का उपयोग होना चाहिए, या फिर कैसे छंद, स्टैंजाज कैसे बनाने चाहिए, जो अलंकार होते हैं उनका उपयोग कैसे होना चाहिए, उनकी बारीकियों को हमें कैसे अपने कविता में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारे शास्त्र जो हैं वो कभी कभी अपने टीचर से, अपने मास्टर जी से बैठ के वो सीखते और लिखने के नियम को जानते और बहुत सारे विषयों पर बहुत सारी बातें उनके मास्टर जी उन्हें बताते। तो ये सारी चीज़ें जब होती तो उन्हें अपने मास्टर जी से और भी ज़्यादा अपनत्व का एक अनुभव होने लगता। और मास्टर जी भी जानते थे कि इस बच्चे में ललक है, ये सीख रहा है, तो उसे अलग अलग प्रकार के कलेक्शंस भी देते पढ़ने के लिए कविताओं के। तो नई पुरानी हर तरह की कविताएं जो हैं वो सुनते सुनाते, और कविताएं जो है वो अपनी भी नई कविताएं जो बनाते वो सुनाते। तो मास्टर जी को सुन के लेखक को ये लगता उन्हें भी इस ढर्रे पर अपनी कविताओं को लिखना चाहिए, और ये कोशिशें वो हमेशा जारी रखते। और इस तरह से जो है उनके मास्टर जी, वो अपने मास्टर जी के बहुत नज़दीक पहुंच गए। और यहाँ तक कि उनकी जो मराठी भाषा थी, जो रेगुलर भाषा होती है और एक साहित्यिक भाषा होती है, एक लिखने वाली भाषा होती है, तो वो उस भाषा में उनके बड़ा सुधार हुआ। और लिखते समय वो बहुत अलर्ट होते, सचेत रहते कि उन्हें किस तरह के भाषा का चयन करना है, किस तरह से अलंकार को इस्तेमाल करना है, छंद कैसे बनेंगे, लय कैसा होगा, ये सारी बातों का विशेषकर ध्यान देते, क्योंकि ये सारी विधा उन्होंने अपने मास्टर से सीखी थी। अब धीरे धीरे लिखने की इतनी आदत हो गई कि उनको शब्दों का नशा चढ़ने लगा और बिल्कुल ऐसा लगता था हर समय कि उनके दिमाग में, उनके
मन में जो है, हृदय में एक कुछ मधुर सा, कुछ मीठा सा, कुछ मेलोडियस सा कुछ बज रहा है, शब्दों का कुछ जो है जोड़ तोड़ हो रहा है, और इससे उन्हें मधुरता का एहसास होता। तो बच्चों, इस चैप्टर में या इस पाठ में आपने देखा कि किस तरह से ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी लेखक इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी, इतने जिसको कहते हैं कि परेशानियों का सामना करते हुए और इतनी सारी समस्याओं को झेलते हुए उन्होंने उन समस्याओं का मुकाबला किया डट के। बहुत सारी चीज़ें, केवल मुकाबला ही नहीं किया, अपने अंदर के छुपे हुई चीज़ों को उभारा उन्होंने। तो इस तरह से उनका आत्मविश्वास जो था वो बहुत बढ़ा, और वो आत्मविश्वास ही था, वो दृढ़ संकल्प था, वो निश्चय था, जिससे लेखक जो हैं वो अपने टारगेट में खरे उतरे। टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप को बाध्य किया, और वो सफल भी हुए इसमें। तो अच्छा पाठ है बच्चों, बहुत कुछ सीखने लायक है इस पाठ से। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियोस जो हैं वो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।